नमस्कार साथियों, मैं राजस्थान कला संस्कृति सीरीज के अंदर फिर हाजिर हूं बोलियों और साहित्य के अपने प्रकरण पर। और मैं पिछली क्लास के अंदर चर्चा कर रहा था राजस्थानी साहित्य की कुछ विधाओं के ऊपर। विद्यार्थियों, मैंने राजस्थानी बोलियां और साहित्य के अपने जितने भी पिछले वीडियोस दिए हैं उसमें बोलियों पर अपनी चर्चा को कंप्लीट कर चुका हूं। मैं राजस्थान की तमाम बोलियों पर बड़े विस्तार से आपको समझा चुका हूं। पिछली क्लास में मैंने साहित्य की कुछ विधाओं पर बात की थी और आज साहित्य की ही कुछ और विधाओं पर आपको आगे लेकर चलूंगा। विद्यार्थियों, जब मैं पिछली क्लास के अंदर चर्चा कर रहा था तो मैंने राजस्थानी साहित्य की कुछ विधाएं जैसे ख्यात पर चर्चा कर ली थी, मैंने विगत के ऊपर चर्चा कर ली थी, मैं आपके सामने वेली और वचनिका पर भी चर्चा कर चुका हूं। आपको जानकारी हो, राजस्थानी साहित्य की इन कुछ विधाओं पर जब अपन बात करते हैं तो ख्यात यानी कि ख्याति और ख्याति यानी कि प्रशंसा। जब हम किसी ग्रंथ के अंदर किसी राजा महाराजा या उसके वंश की प्रसिद्धि का बखान सुनते हैं तो ऐसे ग्रंथों को क्या कहते हैं? ख्यात। ख्यात याद करना बड़ा इजी है, मैंने पिछली क्लास में भी तरीका बताया था। ख्यात मतलब ख्याति और ख्याति यानी प्रशंसा या किसी राजा की उपलब्धियां। तो जब राजा महाराजा अपने दरबारियों से अपने वंश की प्रशंसा का बखान लिखाया करते थे तो ऐसे ग्रंथों को ख्यात कहते हैं। जैसे आपको जानकारी हो मूणोत नैणसीरी ख्यात, जैसे दयाल दास रा बीकानेर रा राठौड़ारी ख्यात, जैसे मंडोर के बारे में मुंडियार री ख्यात। वैसे ही एक ग्रंथ मैंने आपको पिछली क्लास में विगत भी समझाया था। विगत का मतलब है जो बीत चुका है, मतलब अतीत की घटनाओं का सत्यता के साथ वर्णन। जैसे मारवाड़ रा परगनारी विगत किसने लिखा? मूणोत नैणसी। एक है वेली। वेली जैसे वेली कृष्ण रुक्मणी, और कृष्ण रुक्मणी मतलब कृष्ण और रुक्मणी के बीच के प्रेम यानी कि राजा महाराजाओं की वंशावलियां, उनकी प्रेम भावना, उनकी स्वामी भक्ति, इसके ऊपर जो वर्णन मिलता है वो वेली कृष्ण रुक्मणी जैसा ग्रंथ मतलब वेली साहित्य में मिलता है। और विद्यार्थियों, वेली की चर्चा जब मैं करता हूं, आपको जानकारी हो एक रोडो नाम का कवि हुआ। रोडो नाम का एक कवि हुआ, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना। रोडो नाम का एक कवि हुआ जिसने ग्रंथ लिखा था राउल वेली। परीक्षा में एक सवाल कभी बन जाए, राजस्थानी साहित्य की पहली, या यूं पूछ ले कि पहली साहित्यिक वेली कौन सी है, तो वो राउल वेली है। और उसको लिखा था एक कवि ने जिसका नाम था रोडो। रोडो नाम के कवि ने एक वेली लिखी थी और वो वेली कौन सी है? वो वेली है राउल वेली। राउल वेली, इसका रचयिता कौन है? रोडो। रोडो की राउल वेली, जिसको पहली साहित्यिक वेली रचना माना जाता है। वेली साहित्य पर भी पिछली क्लास में मेरी चर्चा हो चुकी है। और वचनिका, वचनिका, वचनिका गद्य और पद्य की मिश्रित, और जहां गद्य और पद्य मिल जाए वहां कहते हैं चंपू साहित्य। गद्य और पद्य की मिश्रित यानी चंपू साहित्य की तुकांत रचना वचनिका के नाम से जानी जाती है। और इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया था अचल दास खींचीरी वचनिका, जिसको लिखा शिवदास गाढ़न ने। ये तमाम बात मेरी पिछली क्लास के अंदर हो चुकी है। जिन विद्यार्थियों ने बड़े ढंग से समझा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज मैं एक और विधा के ऊपर चल रहा हूं। पांचवी विधा के रूप में मैं बात कर रहा हूं वात साहित्य। विद्यार्थियों, जब मैं राजस्थानी साहित्य की विधा के अंदर वात साहित्य की बात करता हूं तो वात का मतलब होता है कहानी। वात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहानी। हमारे मारवाड़ी के अंदर, हमारे मारवाड़ के अंदर हम किसी भी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो अक्सर उसे कहते हैं था ना एक बात हुणाऊं। बात हुणाऊं मतलब कहानी हुणाऊं। जैसे मैं किसी व्यक्ति से मिला, मान लो ए व्यक्ति किसी बी व्यक्ति से मिला और ए व्यक्ति बी से मिला, लेकिन दोनों का एक कॉमन नॉन पर्सन है सी।
और सी के बारे में कोई घटना है जो ए बी को सुनाना चाहता है, तो ए बी को क्या कहेगा, तेरे को सी के बारे में एक बात हुणाऊं। अबे मारवाड़ में कहा करा नहीं, जैसे राम श्याम मिलियो, राम श्याम ने कहने थने मोहन रे बारे में एक बात हुणाऊं। बात हुणाऊं मतलब कहानी हुणाऊं। तो वैसे ही याद करना बड़ा इजी है कि वात साहित्य के अंदर चूंकि इसका अर्थ क्या होता है, कहानी, और चूंकि इसका अर्थ कहानी होता है, तो विद्यार्थियों कहानी कैसी, कोई भी ऐतिहासिक पौराणिक, ऐतिहासिक कहानी हो सकती है, पौराणिक कहानी हो सकती है, कोई भी कहानी जिससे हमें किसी घटना के बारे में पता चले, वो कहानी विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, वो कहानी कैसी भी हो सकती है। वो कहानी इतिहास के किसी राजा की कहानी हो सकती है, वो कहानी वीरम देव और फिरोजा के प्रेम प्रकरण की हो सकती है, वो कहानी मेवाड़ के महाराणा लाखा और जोधपुर की राजकुमारी, मेवाड़ के महाराणा लाखा और जोधपुर की राजकुमारी हंसाबाई के विवाह की कहानी हो सकती है, वो कहानी नागौर के अमर सिंह राठौड़ की भी हो सकती है, वो कहानी लाखा फुलानी की भी हो सकती है, वो कहानी किसी की भी हो सकती है। लेकिन राजस्थान के साहित्य में इतिहास की कहानियां भी सुनाई जाती है। वो कहानी पौराणिक भी हो सकती है, कोई मैथोलॉजी से संबंधित भी हो सकती है, वो कहानी कोई प्रेम परक कहानी भी हो सकती है जो इतिहास की किसी घटना को इंगित करती हो। विद्यार्थियों बड़े अच्छे से समझना, बहुत सिंपल है। अक्सर हमारे विद्यार्थी साहित्य की विधाओं को रटने का प्रयास करते हैं, रटिए मत, समझिए। मैंने केवल एक शब्द लिखा है वात, परीक्षा के अंदर आ गया ऐतिहासिक पौराणिक या प्रेम परक कहानी वाले साहित्य को राजस्थानी साहित्य की कौन सी विधा में शामिल किया जाता है। और विद्यार्थियों जब बात कहानी की होगी तो सीधी सी बात है, कहानी में प्रधानता तो हमेशा किसकी होती है, गद्य की होती है। जब अपन आज हिंदी साहित्य के ज्यादातर, राजस्थानी साहित्य के तो बहुत कम स्टूडेंट होंगे, पर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है, तो कहानी विधा की बात करते हैं तो प्रमुखता किसकी होती है, गद्य की होती है। अपन किसी से बात करते हैं, किसी को चर्चा करते हैं, किसी को किसी के बारे में बताते हैं, तो किस में बताएंगे, गद्य में ही बताएंगे। तो विद्यार्थियों कोई ऐतिहासिक कहानी हो सकती है, पौराणिक कहानी हो सकती है, प्रेम परक कहानी हो सकती है। आपको जानकारी हो राजस्थान में ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में जैसे लूं, कई ऐसे कहानियां हैं, कई ऐसी जन मानस में कहानियां प्रचलित है जिनके कोई लेखक पर्टिकुलरली ज्ञात होते नहीं है, लेकिन बहुत सारी कहानियां ऐसी है जो हमारे लोक मानस में प्रचलित है। जैसे उड़ने पृथ्वीराज री बात, उड़ने पृथ्वीराज री बात। अब उड़ना पृथ्वीराज कौन है ये तो आपको पता ही है, बीकानेर के राजकुमार, बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र, बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र। आपको जानकारी हो बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र उड़ना पृथ्वीराज थे। अब मैं बोल रहा हूं, हमारे विद्यार्थी की अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई। आपको जानकारी हो बीकानेर के जो पृथ्वीराज जिसकी चर्चा मैंने बोली और साहित्य में बार बार की है, मैंने अभी बीकानेर का इसलिए कहा क्योंकि मैं आपकी सतर्कता को जांच रहा हूं। आपको ध्यान हो बीकानेर का जो राजकुमार है वो तो पृथ्वीराज राठौड़ है, वो उड़ना पृथ्वीराज नहीं है। मैंने बोल दिया, हमारे कई विद्यार्थी जो सतर्क है उनका कमेंट जरूर आएगा। आपको जानकारी हो उस जो सतर्क विद्यार्थी है वो फट कमेंट किया होगा, सर उड़ना पृथ्वीराज बीकानेर वाला नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। लेकिन जो सतर्क नहीं है उरे हरू पचा कहीं बोलो, कहीं फर्क नहीं पड़नो। आपको जानकारी हो जो सतर्क नहीं है उसको कुछ पता नहीं चलेगा। उड़ना पृथ्वीराज कौन है? उड़ना पृथ्वीराज है मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा के बड़े भाई, मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े भाई, जिनको हम उड़ना पृथ्वीराज कहते हैं क्योंकि धावे बोलने में बड़ा माहिर था, इसलिए उड़ना पृथ्वीराज। मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े भाई उड़ना पृथ्वीराज। आपको जानकारी हो मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े भाई जिनका नाम था उड़ना पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज, फिर जयमल,
फिर राणा सांगा और मेवाड़ का इतिहास बताऊंगा। तब आपको बताऊंगा किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि रायमल के 2 पुत्र उड़ना पृथ्वीराज और जयमल दूसरों के हाथों मारे जाएंगे। पहले तो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उड़ना पृथ्वीराज और जयमल की जगह राजा सांगा बनेगा, लेकिन तीनों में जब झगड़ा बढ़ा तो तीनों ही भीमल गांव के एक देवी के मंदिर में चारण जाति की पुजारिन से पूछवाने गए थे। और जब पूछवाने गए तो उस पुजारिन ने यह कह दिया कि उड़ना पृथ्वीराज और जयमल दूसरों के हाथों मारे जाएंगे और शासक बनेगा राणा सांगा। तभी वो लड़ाई का प्रकरण भी मेवाड़ के इतिहास में बताऊंगा, जब राणा सांगा की एक आंख अपने भाइयों से लड़ाई में चली गई। आपको जानकारी हो राणा सांगा जो सैनिकों का भग्न अवशेष है, जिनकी चर्चा मैं मेवाड़ के इतिहास में करूंगा, लेकिन उसी राणा सांगा के बड़े भाई थे उड़ना पृथ्वीराज। मेवाड़ के महाराणा बन नहीं पाए क्योंकि ज्योतिष को कुछ और ही मंजूर था। विद्यार्थियों उस उड़ने पृथ्वीराज री बात और बात कदे हुणाऊला जिदे मेवाड़ रो इतिहास पढ़ाऊला। आपको जानकारी हो उड़ने पृथ्वीराज री बात जिदे हुणाऊला जिदे मेवाड़ रो इतिहास पढ़ाऊला। अब देखिए, मैंने उड़ना पृथ्वीराज का इस बात को मैंने गोलमोल इसलिए किया क्योंकि हमारे विद्यार्थी सतर्क हो जाए। कभी आवे उड़ना पृथ्वीराज का संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से है, अधिकतर विद्यार्थी बीकानेर लिख के आते और खोटा हो जाता है। बीकानेर पृथ्वीराज राठौड़, जिसको एलपी टेसिटोरी कहते हैं, डिंगल का हॉरेस, लेकिन उड़ना पृथ्वीराज का संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से है, मेवाड़ रियासत से। और ये कौन थे, ये मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े भाई थे जिनका नाम था उड़ना पृथ्वीराज। ऐसे उड़ने पृथ्वीराज री बात भी राजस्थानी साहित्य के अंदर बड़ी फेमस है। एक कहानी में आपको सिवाना के साके में आऊंगा तो सातल और सोमरी बात भी हुणाऊंगा। सातल और सोमरी बात, मुझे लगता है मारवाड़ी भी आपको समझ में आ रही होगी। साथ साथ ऑफलाइन में तो खूब मारवाड़ी बोलते थे, अब ऑनलाइन में तो स्टूडेंट कहां के पता नहीं, तो इसलिए हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं। राजस्थानी साहित्य पढ़ा रहा हूं और मारवाड़ी का पुट ना आवे तो राजस्थानी साहित्य कैसे पढ़ोगे विद्यार्थियों। आपको जानकारी हो मैं सिवाना का साका आऊंगा, सातल सोमरी बात भी हुणाऊंगा। सातल देव और सोम की बात भी अपन वहां पर सुनेंगे। ऐसे उड़ने पृथ्वीराज री बात है, सातल सोमरी बात है, अमर सिंह राठौड़ री बात। अमर सिंह राठौड़ का नाम अगर नहीं पता है तो पता हो जाए। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी का नाम अगर आपने सुना है, जसवंत सिंह प्रथम का नाम उनके बड़े भाई अमर सिंह राठौड़, ये भी बदकिस्मती, बड़े शरारती थे, शैतान थे और इसलिए जोधपुर के शासक तो नहीं बन पाए। लेकिन कहते मैं आगे जब आऊंगा नागौर के इतिहास में, जोधपुर के इतिहास में तो सुनाऊंगा। गज सिंह जी ने अपने बेटे को राज्य से जब बेदखल कर दिया तो ये शाहजहां की सेवा में रहे और इनको नागौर की जागीर दी गई। और एक युद्ध का जिक्र करूंगा जब मेवाड़ का इतिहास आऊंगा, जब नागौर का इतिहास आऊंगा, सॉरी मेवाड़ क्या मारवाड़ का इतिहास आऊंगा और नागौर की बात करूंगा तो 1644 की एक लड़ाई का जिक्र करूंगा, मतीरेरी राड़ रो युद्ध। मतीरेरी राड़, देखो मतीरेरी राड़ एक मतीरो मतलब कालिंगो, कालिंगो बीकानेर आरो बोयोन वो कालिंगा निकलिया नागौरी सीमा में। अमर सिंह तो शरारती के बोया भले कई मारी सीमा में आयो, कालिंगा तो माराई है। और वो लड़ाई हुई 1644 में जिसमें बीकानेर के राजा करण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के बीच। नागौर के अमर सिंह राठौड़ पर नेटिव कहां के थे, जोधपुर के। तो वो लड़ाई अभी मैं आपको पूरी नहीं बताऊंगा, हालांकि बीकानेर के करण सिंह ने नागौर के अमर सिंह को मतीरे की राड़ के युद्ध में हराया। हम तो बात अभी साहित्य की कर रहे, लेकिन मैंने क्या कहा अभी, वात हुणाऊला। हुणाऊला मतलब ये मतलब थोड़ी मैं हुणाऊला जिदे अपे मारवाड़ रो इतिहास आवाला, जिदे अमर सिंह राठौड़ री बात भी हुणाऊला और जिदे सिवाना रो साको आवाला तो सातल और सोम री बात भी हुणाऊला और उड़ने पृथ्वीराज री बात तो हुणाऊला ही जिदे मेवाड़ रो इतिहास आवाला। तो ये वातों है हुणाऊला। वातों मतलब की हुणाऊला, कहानी। अपन शिक्षण विधिया पढ़ते हैं ना, वहां पे आता इतिहास पढ़ाना है। प्राइमरी क्लास में सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, कहानी विधि। कहानी विधि एक बार सवाल भी आया रीट के अंदर, इतिहास का कोई प्रकरण दे दिया कि बच्चों को महाभारत सुनाना है। अब बढ़िया विधि कौन सी है पढ़ाने की, आप चाहे कोई विधि यूज करो। हम तो बचपन से कहानी विधि तो सबसे बढ़िया, और मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बाकायदा बहुत सारी ढेरों बात आपको सुनाऊंगा। बात मतलब कहानी सुनाऊंगा।
और चलो ये बात तो पुरानी हुई कि वात साहित्य का एग्जाम्पल लिया, बहुत सारी जन श्रुति में जनमानस में लोकप्रिय बातें हैं, कहानियां हैं, लेकिन एक ग्रंथ जो वर्तमान के अंदर भी आपको ध्यान हो, आधुनिक युग के मशहूर साहित्यकार जो अब हमारे बीच नहीं है, मैं अपनी ये बात पूरी कर लूं उसके बाद मुझे चाय भी पिलाइएगा, 1 मिनट और लूंगा। आपको जानकारी हो वातारी फुलवारी का ये ग्रंथ, वातारी फुलवारी, इस ग्रंथ का नाम अगर आपने सुना है तो विद्यार्थियों इस वातारी फुलवारी ग्रंथ के लेखक कौन थे? वातारी फुलवारी कौन थे? विजयदान देथा, विजयदान देथा। और वातारी फुलवारी में नाम है ना वाता, वाता मतलब कहानी। आपने कभी पढ़ा होगा कि विजयदान देथा ने कहानियों का एक संग्रह लिखा, 14 अलग अलग खंडों में, 14 अलग अलग खंडों में एक ग्रंथ है जिसका नाम है वातारी फुलवारी। और वातारी फुलवारी के रचयिता कौन है? विजयदान देथा। मैं कल जब साहित्य के कुछ ग्रंथ आपको याद करवाऊंगा तब भी विजयदान देथा का जिक्र करूंगा। राजस्थान, आपको ध्यान हो, एक तरीके से ये राजस्थान के शेक्सपियर की तरह है, बिज्जी के नाम से, बिज्जी के नाम से जानते हैं। और ये विजयदान देथा जो हमारे पड़ोसी जिले, हमारा पड़ोसी, अब देखने वाले दर्शकों का पड़ोसी है कि नहीं है, पर मेरे पड़ोसी, क्योंकि मैं बाड़मेर का हूं, और जोधपुर के बोरुंदा गांव, और बोरुंदा गांव का नाम नहीं सुना तो राजस्थान की राजनीति में भवरी देवी प्रकरण आपने जरूर सुना होगा। और अगर भवरी देवी प्रकरण सुना है तो विद्यार्थियों बोरुंदा का नाम भी जरूर सुना होगा। उसी बोरुंदा गांव के रहने वाले विजयदान देथा थे विद्यार्थियों, उसी बोरुंदा गांव जोधपुर के रहने वाले विजयदान देथा थे। और विजयदान देथा जिनको 2007 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, जो राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी बाद में सम्मानित किए गए, वो विजयदान देथा जिन्होंने ग्रंथ लिखा वातारी फुलवारी। विद्यार्थियों वातारी फुलवारी मतलब कहानियों की फुलवारी, इनका यह ग्रंथ कहानियों का संग्रह है, और जो अलग अलग 14 खंडों में वातारी फुलवारी। विद्यार्थियों बोरुंदा का जिक्र मैं एक जगह और करूंगा जब राजस्थानी साहित्य की एक संस्था, संगीत और साहित्य की एक संस्था रूपायन संस्थान की बात करूंगा। ये रूपायन संस्थान का मुख्यालय भी कहां पर है? बोरुंदा में। और आपको जानकारी हो रूपायन संस्थान की स्थापना में भी राजस्थान के शेक्सपियर का बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है, विजयदान देथा का योगदान रहा है, जिन्होंने वातारी फुलवारी लिखा। आप जो मैं वातारी फुलवारी की बात कर रहा था, वातारी फुलवारी विजयदान देथा ने लिखा, तो विद्यार्थियों ये वातारी फुलवारी ये वास्तव में क्या है? ये कहानियों का संग्रह है, ये कहानियों का संग्रह है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है वातारी फुलवारी, तो वातारी फुलवारी में भी वात आया ना, वात साहित्य मतलब कहानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य की ये जो मैं विधाएं आपको बता रहा हूं, अब आपको ये समझ में आया होगा कि कोई भी ऐतिहासिक, पौराणिक या प्रेम परक कहानी, विद्यार्थियों ध्यान दें, कोई भी ऐतिहासिक, पौराणिक या प्रेम परक कहानी साहित्य को अपन वात साहित्य कहते हैं, जिसमें उड़ने पृथ्वीराज रिवात है, सातल सोम रिवात है, अमर सिंह राठौड़ रिवात है, वातारी फुलवारी है। विद्यार्थियों ये तमाम चर्चाएं मैंने आपके सामने की है, और वैसे ही पाबूजी राठौड़ रिवात है, गोगाजी रिवात है, वाता घनी है। और वाता राजस्थान जीके में आप क्यों ला उतरे वाता आपने हुणाऊला, लेकिन बेड़ा बेड़ा बने रहो, और आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, भूगोल वाताओं वाताओं में हैंग वेला। हमारे कई विद्यार्थी के सर जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो परीक्षा ही, अरे जल्दी करो, जल्दी वास्ते तो यूट्यूब पर दुनिया भरा चैनल भरेड़ा है, लेकिन अपने तो धीरे धीरे चलाला, मरे पछे अपने मालवे पूगी जाए कोनी। ध्यान दे, अब अगली कड़ी के ऊपर मैं आपके सामने चल रहा हूं, और अगली कड़ी के अंदर जब मैं चलता हूं तो राजस्थानी साहित्य की 5 विधाओं के बाद 6ठी विधा पर आपको लेकर चल रहा हूं। और 6ठी विधा के रूप में मैं बात कर रहा हूं विद्यार्थियों राजस्थानी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा, एक बहुत महत्वपूर्ण विधा। और वो विधा कौन सी है विद्यार्थियों? वो विधा है रासो साहित्य। ध्यान देना, रासो। अब कई रासो भी लिख सकते हैं और कई किताबों में रासो भी मिल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर जैसे मैंने डिंगल शैली बताया, जैसा बोलते वैसा ही लिख देते हैं, तो रासो लिखो चाहे रासो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये रासो साहित्य जिसकी मैं यहां चर्चा कर रहा हूं विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो इस रासो साहित्य के अंदर क्या होता है। एक है रासो, और मैं
आगे रास पर भी आऊंगा, ध्यान देना, रासो और रास दोनों पर आऊंगा। जब मैं रासो साहित्य की बात करता हूं, जब मैं रासो साहित्य की चर्चा करता हूं विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो किसी राजवंश का काव्यात्मक यशोगान, किसी राजघराने का, किसी राजवंश का काव्यात्मक यशोगान और उस राजवंश का काव्यात्मक विवरण जिस साहित्य के अंदर किया जाता है, जरा ध्यान दें, किसी राजवंश का काव्यात्मक यशोगान, किसी राजवंश का या राजा का, या आपको जानकारी हो किसी क्षेत्र का काव्यात्मक यशोगान, आपको ध्यान हो ख्यात साहित्य है ना, ख्यात, वहां पर भी यशोगान करते हैं, यशोगान ख्यात में भी करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा काव्यात्मक शैली, कविता की शैली, कविता, गीत भी नहीं, कविता, काव्यात्मक यशोगान विद्यार्थियों, जिस साहित्य के अंदर किसी राजवंश का, किसी राजघराने का काव्यात्मक यशोगान प्रस्तुत किया जाता है, या कविताओं में उस राजवंश का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, कविताओं में उस राजवंश का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे साहित्य को विद्यार्थियों क्या कहते हैं? ऐसे साहित्य को, राजवंश का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे साहित्य को क्या कहते हैं? ऐसे साहित्य को रासो साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? रासो साहित्य। विद्यार्थियों, कविताओं के अंदर किसी राजवंश का, राजा का, क्षेत्र का काव्यात्मक यशोगान जिस साहित्य में प्रस्तुत किया जाए, और जिस साहित्य के अंदर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जिस साहित्य के अंदर किसी राजा का, राजवंश का, क्षेत्र का काव्यात्मक यशोगान प्रस्तुत किया जाए और राजवंश का विवरण सुनाया जाए, राजवंश का विवरण सुनाया जाए, कविताओं में राजवंश का विवरण सुनाया जाए और राजवंश का काव्यात्मक यशोगान किया जाए, विद्यार्थियों ऐसे साहित्य को क्या कहते हैं? ऐसे साहित्य को रासो साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? रासो साहित्य कहते हैं। और जब मैं बात रासो साहित्य की करता हूं विद्यार्थियों, मेरे पास उदाहरण की कमी नहीं और परीक्षाओं में सवालों की कमी नहीं, मेरे पास उदाहरण की कमी नहीं और परीक्षा में सवालों की कमी नहीं। जब मैं रासो साहित्य की बात करता हूं, मैं नाम लिख रहा हूं, कमेंट आप करिए विद्यार्थियों, मैं नाम लिख रहा हूं, कमेंट आप करिए। हमीर रासो, बताइए लेखक कौन है? हमीर रासो लेखक कौन है? बताइए आराम से, अभी बहुत जल्दी। देखिए कई विद्यार्थी कहते हैं सर लाइव आओ। मैं एक चीज कहता हूं, लाइव में टाइम घणो खराब होला, हालांकि लाइव भी आऊंगा आपका बोला तो, पर लाइव अभी ब्रॉडबैंड लग रहा है, उसके बिना लाइव पॉसिबल नहीं, पर लाइव में घणो टाइम खराब होला, एती बिना लाइव पूरी क्लास यदि अपने चले, यो लागे जाने कोई ऑफलाइन क्लास ही चले बड़ी है। आपको जानकारी हो जैसे हमीर रासो है, जैसे आपको जानकारी हो पृथ्वीराज रासो है, जैसे विद्यार्थियों आपको जानकारी हो रासो लिखो चाहे रासो लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेहनत तो अपने को उत्तर चाहिए। तीसरा जैसे बीसल देव रासो है, बीसल देव रासो। इसी तरीके से विद्यार्थियों चौथा विजयपाल रासो है, विजयपाल रासो। आप कहते हो साहित्य याद नहीं होता, धीरे धीरे याद करो सब याद होगा। विजयपाल रासो है। पांचवा इसी तरीके से मैं ले रहा हूं संगत रासो है, संगत रासो। संगत रासो मेवाड़ के राणा प्रताप के भाई थे जिनका नाम था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह, सगत से सगती और सगती से शक्ति सिंह के बारे में संगत रासो। ये करौली के विजयपाल यादव का विजयपाल रासो। ये अजमेर के चौहान शासक बीसल देव के बारे में बीसल देव रासो। ये अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज के बारे में पृथ्वीराज रासो। और ये तो वही रणथंबोर के हमीर देव चौहान जिनका नाम तो पता ही है ना, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत इकबार अमीर हट और तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। अरे ये सारी चीजें जब पे मैं है ना थोड़ी देर पहले कहो बात मतलब कहानी जदे हूं राजस्थान रे राजपूत रे वाता होना जदे हैंग चीज आवेला, ध्यान रखिया। आपको जानकारी हो हमीर रासो
पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, संगत रासो। अरे हाल तक तो कहीं को नहीं बड़े नाम लिखा। छठा राम रासो। बताइए बताइए, आप उत्तर कमेंट करते रहिए। राम रासो, राणा रासो, राम रासो, राणा रासो, जसवंत रासो। विद्यार्थियों, रासों की कोई कमी नहीं है, इतने सारे रासो ग्रंथ बताए और ये सारे इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। लेखकों के नाम विद्यार्थियों बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। रासो साहित्य की तो कोई कमी नहीं। जितने ग्रंथ आप बता सके उतने ग्रंथ आप जो है विद्यार्थियों बताइएगा। जितने रासो मैंने एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हैं और आप जितने उत्तर के रूप में मुझे दे सके उतने उत्तर के रूप में विद्यार्थियों आप मुझे दीजिएगा। और निश्चित रूप से अगर आपका आंसर आता है तो एक प्रतिक्रिया, सकारात्मक प्रतिक्रिया आपकी। एक रासो मैंने आपको पहले भी करवाया था, ध्यान दें, सती रासो। सती रासो, सती रासो मैं आपको बता चुका हूं पहले, सती रासो। अब देखिए कितने रासो हो गए, कितने रासो हो गए। अमीर रासो हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया, बीसल देव रासो हो गया, विजयपाल रासो हो गया, संगत रासो हो गया, राम रासो हो गया, राणा रासो हो गया, जसवंत रासो हो गया, सती रासो हो गया। रासो रासो कोई कमी नहीं विद्यार्थियों, रासो रासो कोई कमी नहीं है। रासो की तो कोई कमी नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ है रासो की। बताइए अब उत्तर। मैं देखिए लाइव चैट में रिप्लाई इसलिए कम करता हूं, हमारे विद्यार्थी कमेंट की जगह जो है पढ़ने पे ध्यान दे, लेकिन मैं देखता सब हूं कौन कौन सही उत्तर देता है। आपको जानकारी हो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, संगत रासो, राम रासो, राणा रासो, जसवंत रासो, सती रासो, एक बड़े ले और खुमान रासो। खुमान रासो में 10 तो घना ही है, 10 सन बस। अरे बड़े सा एड़ा रासो तो बड़े घना ही बताऊं, आने वाले टाइम में बातो घना ही होना हूं, रासो घना ही बताऊं। लेकिन विद्यार्थियों अमीर रासो की जब बात करता हूं, अब बताइए अमीर रासो का लेखक कौन है। अमीर रासो कौन है। अमीर रासो एक नहीं दो। एक अमीर रासो जो संस्कृत में लिखी सारंगधर ने, और एक अमीर रासो जो अहीर वाटी में लिखी जोधराज ने। आपको जानकारी हो, अमीर रासो के 2 लेखकों के नाम ध्यान रखने। एक तो जोधराज है जिन्होंने राजस्थानी में अहीर वाटी में लिखी, और एक अमीर रासो, चलिए हमारे विद्यार्थी चाहेंगे थोड़ा पेन चेंज कर दूं, जरा ध्यान दें। एक अमीर रासो जोधराज ने लिखी और दूसरी अमीर रासो किसने लिखी, संस्कृत में किसने लिखी। संस्कृत की अमीर रासो के लेखक थे सारंगधर। इसी तरीके से संस्कृत की अमीर रासो सारंगधर। जोधराज कहां की अमीर रासो, जोधराज अहीर वाटी के अंदर राजस्थानी के अंदर अमीर रासो जोधराज ने लिखी। अमीर रासो रणथंबोर के अमीर देव चौहान थे ना, रणथंबोर के 8 राजा अमीर, जिनके नेतृत्व के अंदर राजपूतों ने लड़ाई लड़ी थी रणथंबोर के पहले साके में, जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। विद्यार्थियों 1301 का वो साका, रणथंबोर का साका, वो 8 राजा अमीर देव चौहान। विद्यार्थियों कांस्टेबल की परीक्षा में ये दोहा भी एक बार पूछा गया था, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, अमीर हट और तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जब मैं इस अमीर देव चौहान की बात मैंने की, अमीर रासो का जिक्र आया। इसी तरीके से पृथ्वीराज रासो की बात करता हूं। पृथ्वीराज रासो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, पृथ्वीराज रासो का जिक्र करता हूं। और पृथ्वीराज रासो का जब जिक्र करता हूं तो विद्यार्थियों अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय का जिक्र होता है। और जब अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय का जिक्र होता है तो विद्यार्थियों हमें कवि चंद्रवरदाई का जिक्र होता है। और कवि चंद्रवरदाई का जिक्र जब होता है विद्यार्थियों, वो चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी था, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी, एक दोहा याद है ना, 4 बांस 24 गज अष्टंगुल पर नाम, ताऊ पर सुल्तान और मत चूके चौहान। आपको जानकारी हो ये दोहा, ये चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में ही तो है। ये चंद्रवरदाई आज से 10 साल पहले तो आरपीएससी का धर्मेला और परमानेंट क्वेश्चन हुआ करता था पृथ्वीराज रासो। अब मैं थोड़ो धर्मेलो पुराणो उरो और पृथ्वीराज रासो, क्योंकि हमें हैंगो ने ध्यान पड़ी, इतनी ध्यान पड़ी कि हमें सवाल पूछनो कम। लाडला रासो घना ही पूछा हाल तक ही। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रवरदाई। लेकिन विद्यार्थियों बीसल देव रासो, बीसल देव रासो अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ,
उनको क्या कहते हैं, कवि बांधव भी कहते हैं और उनको बीसल देव भी कहते हैं। और उनके ऊपर एक ग्रंथ है जिसका नाम है बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो की जब मैं चर्चा करता हूं, बीसल देव रासो की जब मैं चर्चा करता हूं, बताइए कौन है बीसल देव रासो का लेखक? नरपति नाल। नरपति नाल, ध्यान देना, बीसल देव रासो का लेखक नरपति नाल। नरपति नाल ने लिखा बीसल देव रासो। और फिर आया करौली के राजा विजयपाल यादव के बारे में, विजयपाल रासो, इसके रचनाकार है नल्ल सिंह। नल्ल सिंह, नल्ल सिंह, आपको जानकारी हो। बीसल देव रासो लिखा नरपति नाल ने और विजयपाल रासो लिखा नल्ल सिंह ने। नल्ल सिंह, विजयपाल रासो, नल्ल सिंह, आपको जानकारी हो। अमीर रासो जोधराज और सारंगधर, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई, बीसल देव रासो नरपति नाल, विजयपाल रासो नल्ल सिंह, नल्ल सिंह। लेकिन संगत रासो परीक्षा में सवाल आया, कब आया? तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2007, जिस समय रीट और टेट नहीं था, बड़ी भर्ती आई थी 2007 के अंदर। और उस थर्ड ग्रेड एग्जाम में एक सवाल आया था, संगत रासो के लेखक, आपको ध्यान हो, संगत रासो के लेखक कौन है? संगत रासो गिरधर आसिया। संगत रासो के लेखक है गिरधर आसिया। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, संगत गिरधर आसिया, गिरधर आसिया का ग्रंथ है संगत रासो। गिरधर आसिया का ग्रंथ कौन सा है? संगत रासो। और संगत रासो, संगत में संगत, संगत से सगती, सगती से शक्ति सिंह। ये शक्ति सिंह कौन था? ये मेवाड़ के राणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह। जब हल्दी घाटी री बात हुणाऊला, उई टाणे थाने बताऊला कि मेवाड़ रा राणा प्रताप जिदे बे मुगल सिपाही राणा प्रताप ने युद्ध रे मैदान रे मई घायल अवस्था में घोड़े रे माथे जाते देखियो। उए टाणे बे मुगल सिपाहियों राणा प्रताप रो पीछो कियो। और राणा प्रताप रो जिदे पीछो कियो और मुगल सेना रे मई यानी मान सिंगरी सेना रे मई, जिको महाराणा प्रताप रा भाई शक्ति सिंह जो को राणा प्रताप रूठेन गया था, ओ जिदे लारे लारे देखियो, लारे पाचल फोरी के देखियो कि बे मारा सिपाही, मुगलारा सिपाही राणा प्रताप रे लारे जा रहा है। उए टणे हुए शक्ति सिंह रे दिमाग रे मई 1 मिनट हारू अक्कल आई कि भाइयों भाइयों रान घोड़ा सिपाहियों रा, भाई भाइयोरा और घोड़ा सिपाहियोरा, ए मुगलों रो भेड़ो हूं कितनो ही बीटो, लेकिन आखिर राणा प्रताप मारो भाई है और भाई है हूं पेल है। और भाई जिदे है हूं पेल है तो जाए ना अपने भाई ने बचाऊं। कहते हैं कि राणा प्रताप की जब 2 मुगल सिपाही लारे लारे गया तो लारे पीछो कियो शक्ति सिंह। और ओ 2 मुगल सिपाही राणा प्रताप रे ऊपर घात करे, उए रे पेल, उए पहले शक्ति सिंह हुए 2 मुगल सिपाहियों ने मार गिराया। और राणा प्रताप जी ने देखियो कि मारो भाई मने बचाण आयो है। राणा प्रताप शक्ति सिंह गळे मिलया और पछे शक्ति सिंह ने कह्यो मैं हूं निकलूं तू जा। और राणा प्रताप गया आगे पछे वो थाने ध्यानी जे चेतक रे घोड़ो जिको है उएरो पग एक नाळे रे मई फस्यो और बलीचा गांव रे घोड़ा वो चेतक शहीद हो गयो। ये घटना तो पछे हेंगो नहीं ध्यान है, ए बात तो पूरे रे पूरे तो राजपूतों रो जे इतिहास पढ़ाऊंगा उए टोणे बताऊंगा, ध्यान दिया। संगत रासो के लेखक कौन है? संगत रासो के लेखक है गिरधर जी आसिया। और विद्यार्थियों ध्यान दे, राम रासो राणा रासो, राम रासो राणा रासो की बात जब करता हूं, राम यानी कि अब देखो राम रासो राणा रासो गड़बड़ होता है। राम यानी भगवान श्री राम का अगला अवतार कृष्ण, कृष्ण को कहते हैं माधव और माधव से माधोदास दधवड़िया, माधव से माधोदास दधवड़िया। राम रासो के लेखक कौन है? माधोदास दधवड़िया, माधोदास दधवड़िया, माधोदास दधवड़िया ये लेखक है राम रासो के। और राणा रासो, राणो जी तो दया करे तो बढ़िया यारू दयाराम, राणो जी तो दया करे ये तो बढ़िया दयाराम। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, राणो जी दया करे तो बढ़िया पे क्या नहीं, राणो जी क्या हो उदयपुर तो राणो जी री दया होनी चाहिए। तो राणा रासो क्या लिखियो? दयाराम लिखियो। और जसवंत रासो मुरारी दास, ध्यान देना, मुरारी दान जसवंत रासो मुरारी दान ने लिखा। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो सती रासो मैं पहले भी बता चुका हूं। सती रासो मैंने पिछली क्लास में सूर्यमल मिश्रण के 7 ग्रंथ बताए थे, वंश भास्कर, वीर सत्सई, राम रंजाट, बलवंत विलास, छंद मयूक, धातु रूपाली और सती रासो। याद कितनों को पता नहीं?
मैंने जैसे द्रुत में बोला, आप भी बोल सकते हो। ये कई विद्यार्थी पूछते सर इतना याद कैसे रहता है? अरे याद यारू रह के एक चीज नो कितना वार बोली भी तो बोलो वाला जदे याद रहता। मारवाड़ी समझ में आवे नहीं तो मारवाड़ी समझ में आवे तो जरूर बताया, नहीं तो पछे मारवाड़ी को अपने हिंदी में पढ़ाऊंगा। ध्यान दया, सती रासों के रचयिता कौन है? सती रासों के रचयिता है सूर्यमल मिश्रण। सती रासों के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ एक बार वापस बोल रहा हूं। सूर्यमल मिश्रण ने लिखा वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, राम रंजाट, बलवंत विलास, सती रासो, धातु रूपाली, ये सारे ग्रंथ किसके हैं? सूर्यमल मिश्रण के। और खुमान रासो लिखा था दलपति विजय, और इसके बारे में सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। खुमान रासो में किसका वर्णन है? ये किस राज्य का वर्णन है? ये आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। खुमान रासो, अरे कहीं है हूं बताऊं तो कहीं तो तेज बताओ। आपको जानकारी हो हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज ने राजस्थानी में और संस्कृत में सारंगधर। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो लिखा अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज के दरबारी चंद्रवर दाई ने। लेकिन एक बात बड़े बताऊं, पृथ्वीराज रासो को चंद्रवर दाई ने लिखा, लेकिन इसको पूरा किया था चंद्रवर दाई के ही दत्तक पुत्र जलहण ने। चंद्रवर दाई के ही दत्तक पुत्र जलहण ने, जलहण ने। और बीसल देव रासो, अजमेर के चौहान शासक बीसल देव के बारे में बीसल देव रासो लिखा नरपति नाला ने। करौली के विजयपाल यादव के बारे में विजयपाल रासो लिखा नल्ल सिंह ने। संगत रासो राणा प्रताप राव भाई शक्ति सिंह के बारे में संगत रासो गिरधरासिया ने। राम रासो माधोदास दधवड़िया ने लिखा, और माधो राम का अगला अवतार कृष्ण, कृष्ण को कहते माधव दास दधवड़िया। राणो जी दया करे तो बढ़िया दयाराम, और जसवंत रासो लिखा मुरारी दान ने। सती रासो लिखा सूर्यमल मिश्रण ने, और खुमान रासो लिखा दलपति विजय ने। मुझे लगता है देखिए ग्रंथ बहुत सारे याद होंगे। याद कराने वाला चाहिए और याद करने वाला चाहिए। बाकी आपको ध्यान हो, ऐसा क्या है जो याद नहीं होगा? सब कुछ याद होता है। आपको ध्यान हो, मैंने पिछले 12-13 साल के अंदर करीब 200 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। जब मैं पढ़ता था लगता था कि लोग आर्ट्स कैसे याद करते हैं। मैं साइंस बैकग्राउंड का हूं, एमएससी मैथमेटिक्स हूं, लेकिन पिछले 12 साल से जनरल नॉलेज मैंने खूब पढ़ी है, खूब पढ़ाई है, स्टूडेंट से खूब शेयर की है। और आप लोगों को भी समझ में आए तो लाइक करना, और नहीं समझ में आए तो एक डिसलाइक बटन ही भेड़ो वही दबा दिया। अपने टेंशन नहीं करनी, डिसलाइक वाला यूं बताओ जोर कौन। आपको ध्यान हो, डिसलाइक से ज्यादा कोई टेंशन नहीं। डिसलाइक करो, भले ही करो, आराम से करो, ठीक है। और समझ में आवे तो लाइक करता जाओ, नहीं समझ में आवे तो डिसलाइक करता जाओ, ठीक है। बात समझ में आई का ना स्टूडेंट्स? अगर बात समझ में आ रही है तो 1 मिनट रुके, लाइक डिसलाइक भी हम एक सेलेक्ट कर लो, अपना की दबानो है, हाचे औंत रहा हूं। आपको जानकारी हो, मैंने वात पर चर्चा की, मैंने रासों पर चर्चा की, और रासों के बाद मैं रास पर चर्चा करता हूं। रासों के बाद रास। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, रास साहित्य, रास कहते हैं ना भगवान कृष्ण रास लीला। भगवान कृष्ण का जिक्र आता है तो गोकुल में, वृंदावन में रास लीला का जिक्र आता है, और रास लीला का जिक्र आता है तो नृत्य का जिक्र आता है। नृत्य ज्ञान, कहते भगवान कृष्ण गोपियों को नाच नचाया करते थे। तो विद्यार्थियों, रास साहित्य के अंदर नृत्य का, कला का, संगीत का और ज्ञान का अद्भुत समावेश होता है। ध्यान दीजिए सारी बातों का, नृत्य, कला, संगीत और ज्ञान का अद्भुत समावेश जिस विधा के अंदर होता है उस विधा को कहते हैं रास साहित्य। उस विधा को कहते हैं रास साहित्य। क्या कहते हैं? रास साहित्य कहते हैं। और विद्यार्थियों, जब मैं बात रास साहित्य की करता हूं तो मुझे राजस्थान का जो राजपुतानी का जो मारू गुर्जर शैली का जो पहला रास है वो याद आता है, भरत बाहुबली रास। भरत बाहुबली रास, जिस पर देखो, एक तो भरतेश्वर बाहुबली घोर, वो आगे बताऊंगा, लेकिन भरत बाहुबली रास जिसका जिक्र मैं रास साहित्य में कर रहा हूं। भरत बाहुबली एक फिल्म आई थी ना, बाहुबली। भरत बाहुबली रास
और भरत बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? भरत बाहुबली रास के रचनाकार है शालीभद्र सूरी। विद्यार्थियों, भरत बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? भरत बाहुबली रास के रचनाकार है शालीभद्र सूरी। शालीभद्र सूरी, भरत बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? शालीभद्र सूरी। और शालीभद्र सूरी की जब मैं चर्चा करता हूं विद्यार्थियों, भरत बाहुबली रास, आगे मैं दो सवाल आऊंगा, एक तो राजस्थानी की पहली रचना कौन सी और एक आऊंगा संवत के उल्लेख वाली राजस्थानी की पहली रचना कौन सी है। और जब मैं विद्यार्थियों संवत के उल्लेख वाली राजस्थानी की पहली रचना पर आऊंगा, मैं एक रचना बताऊंगा भरत बाहुबली रास, क्योंकि 1184 ईस्वी के अंदर लिखी हुई। विद्यार्थियों ध्यान देना, संवत के उल्लेख वाली, जरा आपको जानकारी हो, संवत उल्लेख वाली, संवत के उल्लेख वाली, संवत के उल्लेख वाली राजस्थानी, और राजस्थानी का उस समय जो स्वरूप था मारू गुर्जर भाषा, संवत के उल्लेख वाली राजस्थानी या मारू गुर्जर भाषा का पहला रास, और साथ में एक बात कहूंगा, राजस्थानी का सबसे विस्तृत रास, विस्तृत रास, सबसे बड़ा रास जो है राजस्थानी साहित्य का मारू गुर्जर भाषा में लिखा गया पहला रास, या राजस्थानी का सबसे विस्तृत रास, वो विस्तृत रास कौन सा है? वो विस्तृत रास है भरत बाहुबली रास। और भरत बाहुबली रास के रचनाकार कौन है विद्यार्थियों? भरत बाहुबली रास के रचनाकार है शालीभद्र सूरी। भरत बाहुबली रास, पानी तो पिलाइएगा भाई, पानी पिलाओ, क्योंकि बोल बोल के गला भी सूख जाता है। आपको जानकारी हो विद्यार्थियों? जरा जानकारी हो, भरत बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? भरत बाहुबली रास के रचनाकार शालीभद्र सूरी है। और शालीभद्र सूरी की ये रचना संवत के उल्लेख वाली राजस्थानी की मारू गुर्जर भाषा की पहली रास साहित्य की रचना है, और इससे राजस्थानी का सबसे विस्तृत रास माना जाता है। पर विद्यार्थियों एक बात और ध्यान हो, इसी शालीभद्र सूरी ने एक तो लिखा था भरत बाहुबली रास, इसी शालीभद्र सूरी ने एक लिखा था भरत बाहुबली रास, और दूसरा इसी शालीभद्र सूरी की एक रचना और है बुद्धि रास। आपको जानकारी हो बुद्धि रास। ये दोनों ही रचनाएं किसने लिखी? ये दोनों ही रचनाएं लिखी शालीभद्र सूरी। विद्यार्थियों, ये जैन साहित्य का उदाहरण है, ये जैन साहित्य के एग्जाम्पल है। चाहे भरतेश्वर बाहुबली घोर, भरतेश्वर बाहुबली घोर तो राजस्थानी की पहली रचना है। और मैं आपको जानकारी दूं, भरतेश्वर बाहुबली घोर वैसे तो 1168 में लिखा, मगर उस पर संवत उल्लेखित नहीं है। वो राजस्थानी की पहली रचना पर संवत का उल्लेख नहीं है। और यहां मैं बात कर रहा हूं संवत उल्लेख वाली राजस्थानी की पहली रचना 1184 ईस्वी में लिखी गई। यह रचना विद्यार्थियों संवत, इसके हिसाब से निकाल लो, संवत के उल्लेख वाली रचना भरत बाहुबली रास। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है, और रचयिता, हमारे कई विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं, रचयिता गलत लिखते हैं। तो एक बार ध्यान देना, मैं हिंदी का नहीं हूं, लेकिन 99% हिंदी के अंदर भी आपको बहुत सारी बातें ऐसी अपनी क्लासेस में बताऊंगा। क्या ध्यान रखना, रचयिता, रचयिता। कई क्या करते, च पे ई की मात्रा कर देते, खोटा हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भी तो पढ़नी है अपने को, पटवार के हिसाब से, रीट के हिसाब से। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, भरत बाहुबली रास और शालीभद्र सूरी के, भरत बाहुबली रास और बुद्धि रास के रचयिता कौन है? रचयिता है जैन साहित्य के मशहूर पुरोधा पुरुष शालीभद्र सूरी। शालीभद्र सूरी नाम से स्पष्ट है, कोई जैन संत रहे होंगे, जैन लेखक रहे होंगे, जैन साहित्य का एग्जाम्पल है। विद्यार्थियों, शालीभद्र सूरी ने बुद्धि रास भी लिखा, और शालीभद्र सूरी ने, आपको जानकारी हो, इन्होंने क्या लिखा? बुद्धि रास भी लिखा, और शालीभद्र सूरी ने भरत बाहुबली रास भी लिखा। देखिए समझ में आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? हो सकता नहीं आए, क्योंकि अब लाइव क्लास में तो आप बता दोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। यहां तो रिकॉर्डेड को लाइव कर रहा हूं, प्रीमियर कर रहा हूं। लेकिन मैं सोच रहा हूं हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ये सोचते हैं सुबह 8 बजे क्लास है, पछे आ रहा हूं देखीला, तो 2-4 दिन में या तो यूं कर देता हूं 8 से 9 क्लास रखते हैं, 9 बजे उस वीडियो को हटा दे। आप अपना कमेंट करना कि क्या यूट्यूब पर आई हुई क्लास को 8 से 9 बजे करने के बाद 9 बजे हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, या उसे महीना भर रख के फिर प्राइवेट किया जाए।
इस पर आप अपना कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि आप जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे तो मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर गला क्यों फाड़ूंगा। अगर आप पढ़ोगे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ेंगे तभी तो ये वीडियो बनाने का कुछ जो है वो फायदा होगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, निश्चित रूप से राजस्थानी साहित्य के ऊपर हूँ। अभी तो बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर, बहुत सारी ट्रिक्स आएगी, आभूषणों में, त्योहारों में, मेलों में, देवियों में, देवताओं में, संतों में, संप्रदायों में, नृत्यों में। एक एक नृत्य आपको वीडियो दिखाऊंगा उसका, कैसे वो नृत्य होता है। चलिए, बात ये हो गई। अब एक राजस्थानी साहित्य की और विधा पर आ रहा हूं, और वो विधा है प्रकाश। आपको जानकारी हो, या तो लिखते हैं प्रकाश और या लिखते हैं प्रकाश, प्रकाश या प्रकाश। और प्रकाश या प्रकाश का मतलब क्या है? अपेगा नहीं, जैसे ये क्या है? टॉर्च से प्रकाश डाल रहे हैं, टॉर्च से प्रकाश डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, टॉर्च से प्रकाश डाल रहे हैं। यानी किसी व्यक्ति या वंश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना, किसी व्यक्ति या वंश पर या उसकी उपलब्धि पर प्रकाश डालना, किसी वंश विशेष पर या व्यक्ति विशेष पर या उसकी उपलब्धि पर प्रकाश डालना, यानी उस व्यक्ति विशेष का या वंश विशेष का विस्तृत वर्णन करना, विशेष गुण का वर्णन करना या गुणों का वर्णन करना या व्यक्ति विशेष का वर्णन। और देखिए, रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपने को प्रकाश साहित्य कोई पूरे सारे ग्रंथ थोड़ी पढ़ने, अपने को तो लेखक चाहिए, या फिर साहित्य में क्या होता है वो चाहिए। प्रकाश मतलब टॉर्च, मतलब लाइट, किसी व्यक्ति या वंश की उपलब्धि पर प्रकाश डालना प्रकाश साहित्य कहलाता है। और विद्यार्थियों, इसके अंदर मैं एक दो एग्जाम्पल लूं तो पाबू प्रकाश और राज प्रकाश का एग्जाम्पल मुझे याद आता है। पाबू प्रकाश और राज प्रकाश। राज प्रकाश पर तो आगे जब इतिहास में कहानी चलेगी तब बताऊंगा, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में इस पर चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। राज प्रकाश तो किशोरदान का है, ध्यान देना। राज, अब देखो कई बार क्या होता है, मैंने क्या कहा, ये श भी लिखते हो, ये तालव्य श और ये दंत्य श। मेरा एक वीडियो है ना, ये चू यशाणम तालु, ये श तालु से बोला जाता है, और ये सरक वाला स ऋतु रसानाम दंत्य, ये दंत से बोला जाता है। ये राज प्रकाश तो किशोरदान का है, लेकिन विद्यार्थियों ये पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश राजस्थान के अंदर एक लोक देवता पाबू जी का जिक्र मैं करूंगा। अपन जब राजस्थान में पीर पढ़ते हैं तो गोपा मेहरा पढ़ते हैं ना, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी, ये 5 पीर। तो उसमें एक पीर पाबू जी है, और पाबू जी पर एक ग्रंथ है पाबू प्रकाश। मैं राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ आऊंगा तो अपन पढ़ेंगे पाबू जी की फड़। वो पाबू जी विद्यार्थियों, पाबू जी की कहानी, पाबू जी री बात हुणाऊला, देवल चारनी रो जिक्र भी करूला, जींद्राव खींची रो जिक्र भी करूला, बूढ़ो जी रो जिक्र भी करूला, लेकिन वो पाबू जी री बात हुणाऊला, जिद्दे करूला। पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है? आशिया मोड़ जी। ध्यान देना, ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है। पाबू प्रकाश के रचनाकार कौन है? आशिया मोड़ जी। ध्यान देना, पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है? आसिया मोड़ जी। पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है? आसिया मोड़ जी। तो प्रकाश या प्रकाश क्या है? जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की या वंश विशेष की उपलब्धि का वर्णन किया जाता है, उस पर प्रकाश डाला जाता है, उसका विस्तृत वर्णन किया जाता है, उसको कहते हैं प्रकाश साहित्य। इसमें प्रकाश साहित्य पर बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके एक दो ग्रंथ है कभी, क्योंकि देखो अपन ग्रंथ पढ़ेंगे तो दिमाग में आएगा पाबू प्रकाश। प्रकाश मतलब क्या? मतलब पाबू जी पर प्रकाश डालना। तो पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है? आसिया मोड़ जी है। और राज प्रकाश के लेखक कौन है? किशोर दान है। विद्यार्थियों, मैंने आज की क्लास में वात भी सुनाया, मैंने रासो भी बताया, रास भी बताया और प्रकाश भी बताया, लेकिन 2-3 ऐसी छोटी छोटी चीजें जो रह गई है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आज इस टॉपिक को अपन पूरा करेंगे। 10-15 मिनट का और वीडियो आप जरूर साथ साथ देखें, कंठस्थ हो जाएगा। एक है 12 मासा। 12 मासा क्या है? वर्ष की 12 महीनों में जो अलग अलग एटमॉस्फियर होता है, प्रकृति का जो सौंदर्य होता है, जो ऋतुएं होती है,
चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, इन 12 महीनों में प्रकृति एक जैसी तो नहीं होती। बसंत की प्रकृति अलग होती है, शरद की प्रकृति अलग होती है। तो प्रकृति का इन 12 महीनों के अंदर जो रूप रंग होता है, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, वर्ष के 12 महीनों के अंदर प्रकृति के श्रृंगार और सौंदर्य कैसा होता है उसका वर्णन वर्ष के 12 महीनों में प्रकृति के श्रृंगार व सौंदर्य का वर्णन जिस साहित्य में किया जाता है उस साहित्य को अपन क्या कहते हैं? उस साहित्य को अपन कहते हैं, उस साहित्य को कहते हैं 12 मासा। और 12 मासा का जिक्र होता है तो विद्यार्थियों राजस्थानी साहित्य का पहला 12 मासा आता है नेमिनाथ 12 मासा। राजस्थानी साहित्य का पहला 12 मासा, राजस्थानी साहित्य का पहला 12 मासा। लेखक का नाम कमेंट करिए आप लोग। पहला 12 मासा नेमिनाथ। नेमिनाथ जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर है ना, अरिष्ट नेमि भगवान कृष्ण के रिश्ते में मामा हुआ करते थे, ऐसा मानते हैं। नेमिनाथ 12 मासा, नेमिनाथ जैन तीर्थंकर है। तो आपको जानकारी हो 24 जैन तीर्थंकरों में कहते हैं कि नेमिनाथ ने अपनी तपस्या गिरनार के पर्वत पे की और बाकी 23 ने पालीताना के अंदर की। आपको जानकारी हो नेमिनाथ 12 मासा जिसके रचनाकार कौन है बताइए, कमेंट करिए। नेमिनाथ 12 मासा के नेमिनाथ 12 मासा इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है पल्हाण। इसके रचयिता जलन नहीं, पल्हाण। राजस्थान में नाम केड़ा केड़ा, कोई अल्लाहण, कोई कल्हाण, कोई जलहाण, कोई पल्हाण। तो पल्हाण ने लिखा था राजस्थानी साहित्य का पहला 12 मासा और जिसको कहते हैं नेमिनाथ 12 मासा। लेकिन विद्यार्थियों अपभ्रंश साहित्य के अंदर या अपभ्रंश में पहला 12 मासा जो माना जाता है वो कहते हैं कि राजस्थान के एक मशहूर जैन जिनधर्म सूरी के 12 मासा वो। ध्यान दीजिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। 12 मासा वौ जिनधर्म सूरी, अपभ्रंश का प्राचीनतम 12 मासा। अपभ्रंश का प्राचीनतम 12 मासा। अपभ्रंश का प्राचीनतम 12 मासा जो है 12 मासा वौ, 12 मासा वौ। और इसके रचनाकार कौन है? जिन धर्म सूरी, जैन संत थे जिन धर्म सूरी, जैन लेखक थे जिन धर्म सूरी। तो आपको एक चीज बताई, 12 मासा, 12 मासा मतलब 12 महीना। और 12 महीनों में प्रकृति रो जो रंग रूप हुए, जो सौंदर्य हुए, जैसे बसंतरी ऋतु आवे पीला फूल खिले, यो हर महीने री अलग अलग ऋतु हुए, हर महीने रो अलग अलग मौसम हुए, उगरो श्रृंगार हुए, उगरो सौंदर्य, उगरो वर्णन। और राजस्थानी साहित्य रो पहलो 12 मासो नेमिनाथ 12 मासो के लिखियो पलन लिखियो। और अपभ्रंश रो प्राचीनतम 12 मासो 12 मासा वो किसने लिखा? जिनधर्म सूरी ने लिखा। एक विद्यार्थियों राजस्थानी साहित्य के अंदर 2-3 ऐसी इवेंट्स आती है जिसके बारे में ज्यादा उनके एग्जाम्पल पे नहीं आता, लेकिन वो है क्या उस पे पूछा जाता है। जैसे दवावेत, चरचरी, मरस्या, ये क्या है? आपको जानकारी हो दवावेत क्या है, दवावेत क्या है, चरचरी क्या है और मरस्या क्या है? पहले दवावेत बताऊं। कहते हैं कि उर्दू और फारसी की शब्दावली से युक्त, उर्दू और फारसी की शब्दावली है, भले ही राजस्थानी का, लेकिन उसमें उर्दू और फारसी के शब्द है। उर्दू और फारसी, आपको ध्यान हो मुगलों के समय भारत की राजभाषा थी ना फारसी, मुगल काल में भारत की राजभाषा हुई है फारसी। ये उर्दू तो बहुत बाद में आई, मुगल काल में भारत में सबसे प्रमुख भाषाओं में फारसी थी। उर्दू और फारसी की शब्दावली से युक्त काव्यात्मक जो शैली है, आपको जानकारी हो
उर्दू और फारसी की शब्दावली से युक्त जो काव्यात्मक शैली है लेखन की, जिसमें किसी की प्रशंसा दोहों के रूप में की जाती है, जिसमें किसी की प्रशंसा दोहे के रूप में की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दवावेत। तेरी प्रशंसा दोहों में करो, ए होमले हारू तो दवाई ज वे, एक तेरी वो मन ही मन कितो खुश हुए। अगर अपनी तारीफ कोई दोहा गायन करे तो कितना खुश वालो, तो दवाई करो कौन करे। तो दवावेत उर्दू और फारसी की शब्दावली से युक्त काव्यात्मक लेखन शैली, जिसमें किसी की प्रशंसा दोहे के रूप में करते हैं। विद्यार्थियों बताइए, ऐसे साहित्य को क्या कहते हैं? दवावेत कहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों एक आता है चरचरी। किसी उत्सव में, किसी समारोह में लय और ताल के साथ, ये वास्तव में साहित्य, इस पे कोई बहुत बड़े ग्रंथ नहीं लिखे गए चरचरी पे, लेकिन किसी उत्सव में या किसी समारोह में, कोई खुशी का कार्यक्रम में, खुशी का कार्यक्रम में, खुशी का पर्व है, त्योहार है, अवसर है, उस पर लय व ताल के साथ, लय व ताल के साथ गाई जाने वाली रचनाएं, गाई जाने वाली रचनाएं क्या कहलाती है? तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, वो कहलाती है चरचरी। किसी भी उत्सव या त्योहार के अंदर लय और ताल के साथ गाई जाने वाली रचनाएं, वो कहलाती है चरचरी। लेकिन मान लो कोई राजा महाराजा सामंत जागीरदार के घर में मरनो हो गयो, या कोई मोटो आदमी घर मरनो हो गयो, ओद जायज को शोक परक दुखरी रचनाओं गाया करे। शोक परक रचनाएं जो गाई जाती है मरने रे माथे के रे, मातम रे माथे। वैसे मातम रे माथे तो गानो अपने मारवाड़ में, राजस्थान में बड़े कम कल्चर है, लेकिन राजा महाराजा जिन्हें जागीरदार लोग जाता, तो आपको जानकारी हो कि कोई राजा महाराजा, कोई मोटो लोकप्रिय आदमी जिन्हें खत्म हो जाता तो वे शोक कार्यक्रम रे मई को दुखरे रचनाओं। आपको ध्यान हो, किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो दुख, वैसे तो रोनो हुआ करे, लेकिन रोते रोते या मतलब रोए रोए, अपने घरों में भी तो होता है ना, जब किसी की डेथ होती है, आपको ध्यान हो बाहर से लेडीज आती है। अब हर जो लेडीज रोती है, जरूरी जो जैसे किसी आदमी की डेथ हुई, उसकी बेटी होगी, उसकी पत्नी होगी, उसके आंसू रियल होंगे। लेकिन इतने हैंग लुगाए दूर रिश्तेदार आवे, मारे काको गया रा, मारी बुआ गई री, मारे बुआड़ो, मतलब वो क्या है? देखिए, मैं किसी भी हंस नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा अपन देखते, नोट करते, ऑब्जर्वेशन करते, तो वहां वो भी एक प्रकार के गायन के भाव में, मतलब गायन के भाव में रुदन होता है। गाना नहीं है, लेकिन गायन के भाव में रुदन होता है। तो वैसे ही किसी और में जैसे लेडीज होती है तो ओढ़ना ढका होता है, आदमी होते हैं ना, वो टवाल ढके आया करे, तो टवाल ढके मारे काको गया रा रे, अब यूं बोलिया करे, मारे काको गया रा रे। तो अब गाना है कि रोना है, लेकिन गाने के साथ रुदन है। और विद्यार्थियों, ऐसी रचना को क्या कहते हैं? ऐसी रचना को मरस्या कहते हैं। ये शोक परक रचनाएं विद्यार्थियों, शोक परक रचनाएं। आपको जानकारी हो, देखो स्टूडेंट जब सामने हो ना, तो कॉमेडी का, गप्पों का थोड़ा अलग ही अंदाज होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि आपको ऑफलाइन में ऑनलाइन में अंतर न लगे। अगर ये क्लास में ऑफलाइन में लेता तो शायद एक आध कालन से और ज्यादा लगता। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि हमारे विद्यार्थियों को ऑनलाइन में भी वो आनंद आए जो ऑफलाइन में आता है। विद्यार्थियों, आप लगातार इतना प्यार दे रहे, इतना स्नेह दे रहे, लेकिन एक कमी लगती है मुझे कि प्रीमियर के अंदर जब लाइव की तरह चलता है सेशन, तो 70-80 विद्यार्थी जुड़ते हैं। मुझे लगता है 70-80। जब ऑफलाइन के अंदर अगर क्लास मान लो मैं लूं, वहां पे 500 स्टूडेंट आए और ऑनलाइन के अंदर केवल 70-80 स्टूडेंट, तो फिर इतना दिमाग खराब करने की आवश्यकता तो है नहीं। कम से कम अपने दोस्तों को बताएं कि राजस्थान कला संस्कृति का समय ये रहता है, और मैं बहुत जल्दी
विद्यार्थियों ध्यान दें, मेरा उद्देश्य है कि विद्यार्थी जो सुन रहा है और जो पढ़ रहा है उसको याद होना चाहिए, और जो ये सोच रहा है कि मैं बाद में देखूंगा उसके लिए वीडियो कोई काम का नहीं है। बाद में देखोगे तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए दूसरे काम इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना दूसरा काम करिए। फिर ये वीडियो अपन क्लास के बाद क्यों रखे? अभी तो शुरुआत है, लोगों को पता नहीं है इसलिए वीडियो रख रहे हैं, लेकिन बाद में मैंने प्रबंधन को भी कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था हो कि क्लास लूं, क्योंकि निःशुल्क कक्षा है और उसमें कम से कम विद्यार्थी पढ़े अच्छे से, और मैं राजस्थान कल्चर पूरा कराऊंगा यूट्यूब पे। लेकिन बहुत जल्दी एक सिस्टम क्रिएट करें कि जब क्लास लाइव चले, जैसे ही क्लास खत्म वीडियो वहां से हट जाए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, इस प्रतिक्रिया के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।